Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful सा वीडियो। बहुत ही लंबा हॉलीडे था, हम लोगों ने 26 जनवरी को हॉलीडे मनाया था। एंड देन जो है अब जो क्लासेस होने वाले हैं ना दोस्तों, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में क्लासेस होंगे। शायद मैं लेट नाइट क्लासेस भी स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि फुल आपको इन्वॉल्व रहना है इन सारी चीज़ों में। जैसे जैसे मैं क्लासेस अपडेट करूँगा वैसे वैसे आपको फुल इन्वॉल्व रहना है, ठीक है। कोशिश करेंगे एक दो दिन में सारे मतलब एक एक चैप्टर्स करके कंप्लीट कर दें हम लोग। अंडरस्टूड। सो जो चैप्टर थोड़ा बड़ा है वो तो थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि उसको समझने में, तुमको ग्रैप्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे डायरेक्टर का चैप्टर, चलो आज हम लोग डायरेक्टर का सेकंड क्लास करने वाले हैं। थर्ड क्लास में तुम्हारा पूरा डायरेक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्लास में डायरेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टर सेकंड क्लास। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस। बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। इससे पहले मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सब बच्चे जो है अटेंडेंस दे दे कमेंट सेक्शन में। ज़रूर वीडियो को लाइक करें। मुझे पता नहीं कि आप लोग को एलर्जी है क्या, लाइक का बटन जो है आप लोग नहीं दबाते हो, तो ज़रूर लाइक ड्रॉप करो एंड ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन कि आप प्रेजेंट हो इस वीडियो के लिए। अच्छा, जैसे मैं ये कराऊंगा, आपको कोई भी एक सिंगल डाउट भी, कहीं पर भी अगर डाउट हो रहा है तो ग्रुप में आपको डाउट पूछ लेना है आज के आज। एंड अगर आप डाउट कमेंट सेक्शन में क्लियर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। मैं विद इन 6 to 12 आवर्स जो है सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। वीडियो को देखते जाओ एंड कोई भी डाउट है तो पूछते जाओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई करता जाऊंगा। वैसे डाउट नहीं होगा एट द एंड, फिर भी मैं डाउट क्लास जो है लेने वाला हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। जो भी बच्चे अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप के लिंक्स जो है सारे डिस्क्रिप्शन के नीचे है। गो चेक इट आउट एंड ज्वाइन द ग्रुप्स। सो वी स्टार्टिंग विद द सेक्शन 152। इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन क्या कंप्लीट कर रखा है एक बार देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन हम लोगों ने जो कंप्लीट कर रखा है वो है सेक्शन 151। Now this is what we have completed, section 151, and we are going to start with section 152. What does section 152 say? Section 152 talks about appointment and retirement of directors. Appointment and retirement of directors. How a director is appointed and how a director retires from a company. That is what we are going to see today. सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। देखो, कोई भी कंपनी आप खोल रहे हो वहां पे सबसे पहला डायरेक्टर तो बैठेगा ना। तो जो पहला डायरेक्टर बैठेगा वो किस हिसाब से बैठेगा, किस ओहदे से बैठेगा एंड कौन बनता है वो फर्स्ट डायरेक्टर। मैं सिंपल वे में अगर तुमको समझाऊं तो फर्स्ट डायरेक्टर वो बनता है जिसका नाम एओए में लिखा है। एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या बताओ? फर्स्ट डायरेक्टर वो बनता है जिसका नाम जो है एओए में लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन बनाते हैं? कौन बनाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, जो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रोमोटर्स है वही बनाते हैं। यही प्रोमोटर्स जो है डायरेक्टर बन के बैठते हैं। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी ने अगर एक कंपनी बनाया, ठीक है, तो कंपनी में उसके जो एओए है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल्स जो है वही लिखेगा, ठीक है। और उस कंपनी में सबसे पहला डायरेक्टर वही जाके बनेगा। समझ में आ रहा है? तो एओए जो है उसमें जिस बंदे का नाम लिखा होता है वो बनता है फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर, क्या ये समझ में आ रहा है? वो बनता है फर्स्ट डायरेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो सिंपल ये चीज दिमाग में रख लो कि कल अगर तुम कंपनी खोलना चाहते हो, तुम अपना एओए बनाओगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिखोगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखोगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तुम अपना क्या लिखने वाले हो कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन बैठेगा, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्टर कौन बैठेगा, तो वहां पे अगर तुमने अपना नाम लिख दिया तो कंपनी का पहला डायरेक्टर तुम ही होते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? जो पहले पहले स्टार्ट करते हैं ना वही बनता है फर्स्ट डायरेक्टर। अब देखो, फर्स्ट डायरेक्टर में सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टर्स है। देखो, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर्स है। इसका मतलब ये है कि अगर मुकेश अंबानी अपने सन, डॉटर इन लॉ, फिर वाइफ के साथ मिलके कंपनी बना रहे, तो सब मिलके बैठ के फर्स्ट डायरेक्टर बन सकते हैं उन कंपनी का। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो देखेंगे यहाँ पे अच्छे से। ओके, डिफॉल्ट प्रोविजन क्या कहता है कि इफ एओए इज साइलेंट, अगर एओए में साइलेंट है, मतलब एओए अगर साइलेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये कि अगर एओए साइलेंट ना हो तो एओए में जिसका नाम लिखा है वो फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा। लेकिन अगर एओए साइलेंट हो तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर। सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, क्या बताओ क्या है? मेमो का मतलब होता है मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, फिर से बताओ, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। ये
ये सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम, इसका मतलब ये, देखो जब कंपनी मतलब कोई भी इंसान जब कंपनी खोलता है ना, तो अगर तुम कंपनी खोल रहे हो, पकड़ लो तुम हो कंपनी खोल रहे हो, क्या खोल रहे हो? कंपनी खोल रहे हो, क्या कर रहे हो? कंपनी खोल रहे हो। तो तुम अकेले नहीं खोल रहे हो, तुम्हारे साथ और भी जन है। पकड़ लो ये चार इंसान है, ठीक है, 4 इंसान है। ये क्या करेगा? ये एओए बनाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगा, है कि नहीं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस बनाएगा। अब उनने क्या किया जब ये मेमोरेंडम बना रहे, आर्टिकल्स बना रहे, तो वो क्या करते? वो साइन करते। क्या करते हैं? साइन। पकड़ लो मैंने साइन किया, चलो पकड़ लो मैंने साइन किया। मैंने क्या किया बताओ? साइन किया। किस चीज को साइन किया? इसको साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनको साइन किया है, ठीक है। साइनिंग करने का मतलब ये होता है कि मैं अग्री कर रहा हूं। इसका मतलब ये होता है, मीनिंग, इसका ट्रू मीनिंग ये होता है कि आई एम अग्रीइंग, मैं अग्री कर रहा हूं, मैं अग्री कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बताओ? मैं अग्री कर रहा हूं कि मैं सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स जो है इस कंपनी का परचेज करूंगा, विल परचेज, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स मैं परचेज करूंगा इस कंपनी का। क्या बताओ? हाँ जी, अग्री टू टेक अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एंड फॉर्म द कंपनी। क्योंकि अगर कंपनी में शेयर्स नहीं है, तुम खरीद नहीं रहे हो, कोई भी खरीद नहीं रहा है, तो कंपनी बनाओगे कैसे दोस्तों? कंपनी में तो शेयर होना होगा ना, तब तुम कंपनी को बनाओगे। चल 5 शेयर, कम से कम तू 5, मैं 5, ये 5, 5 शेयर करके कम से कम कंपनी का शेयर खरीदना होगा, तब जाके तुम लोग सब जो है मिल के बैठ के एज अ डायरेक्टर बन सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है ना? वरना कंपनी स्टार्ट कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? तो ये जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम होते हैं ना, वो इनिशियल लोग होते हैं, वो पहला लोग होते हैं जो कंपनी को खोलते हैं। कंपनी को खोलने के लिए दोस्तों तुमको थोड़ा बहुत कंपनी के शेयर खरीदना होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हारे आर्टिकल में लिखा है कि सो एंड सो मिस्टर दिस मिस दिस ये वो फर्स्ट डायरेक्टर है, तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन तुम्हारे आर्टिकल में नहीं लिखा है, तो जो पहले सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, ठीक है, जो पहला सब्सक्राइब करते हैं मेमोरेंडम को, वही बनते हैं फर्स्ट डायरेक्टर, वही बनते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। जैसे कि ये 4 जन, इन्होंने क्या किया बताओ? इन्होंने आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा, आर्टिकल साइलेंट है। कुछ नहीं लिखने का मतलब, आर्टिकल साइलेंट का मतलब होता है कि आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। आर्टिकल अगर साइलेंट है, तुम्हारे आर्टिकल में ये मेंशन नहीं है, तो अगर क्या तुम वो इंसान हो जिन्होंने पहला बार कंपनी खोला है और वही जो है शेयर्स, थोड़ा बहुत शेयर्स तुमने लेकर कंपनी जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया है, क्या वो तुम वही इंसान हो क्या जिसने कंपनी को जन्म दिया? आंसर है यस सर, मैं वही इंसान हूं। तो तुम ही हो फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी का। क्या ये समझ में आ रहा है? तुम ही हो फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी का। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ, फटाफट बता दो। हाँ ठीक। अब ये तो हो गया नॉर्मल कंपनी के लिए, मैंने तुमको समझा दिया फर्स्ट डायरेक्टर कौन बैठते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, वो हम लोग देखेंगे। लास्ट टॉपिक तो बहुत ही बवाल होने वाला है। लास्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे बताएं? लास्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी। बहुत बवाल, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। अच्छा फटाफट आ जाओ यहाँ पे। 1 पर्सन कंपनी के लिए क्या बताया गया है? 1 पर्सन कंपनी के लिए स्पेसिफिकली अलग से कंपनी लोगों ने कहा है कि दोस्तों सुनो ना, इंडिविजुअल मेंबर्स डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल अपॉइंटमेंट। अगर आपने किसी को अपॉइंट नहीं किया एज अ डायरेक्टर, 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होता है, वहां पे लिखा ही है 1 पर्सन, तो जिस इंसान का वो कंपनी है वही डायरेक्टर है। क्या है समझ में आ रहा है? जब तक कि ना वो इंसान किसी और को डायरेक्टर अपॉइंट करता है, ठीक। अब सुनो एक चीज, 1 पर्सन कंपनी का मतलब एक इंसान का कंपनी। इसका मतलब ये नहीं कि इस कंपनी में 2 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर नहीं बैठ सकते। डायरेक्टर कौन होते हैं? कंपनी को चलाने, कंपनी अगर शिप है उसको चलाने वाला जो है कैप्टन होता है डायरेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा शिप अगर एक इंसान का भी शिप हो तो उसमें 2, 3, 4 कैप्टन हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बोर्ड को अच्छे से सेल करने के लिए, ठीक। तो इसी प्रकार से अगर 1 पर्सन का भी कंपनी हो, एक इंसान का कंपनी है, लेकिन वो 4-5 डायरेक्टर जो है रख सकता है, वो 4-5 डायरेक्टर रख सकता है किसके लिए? कंपनी को चलाने के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टर ज्यादा हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अपर लिमिट कितना होता है? 15 डायरेक्टर से ज्यादा तुम रख नहीं सकते, लेकिन अगर तुमने एसआरएनजीएम पास कर दिया तो ज्यादा डायरेक्टर्स रख सकते हो। 1 पर्सन कंपनी के केस में क्या होता है कि जब तुम नया कंपनी खोलते हो तब तुमने डायरेक्टर को अभी तक अपॉइंट किया नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल कंपनी में तो वही इंसान जो कंपनी खोलता है वही डायरेक्टर बन जाता है, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि
यहाँ पर क्या होता है, 1% कंपनी में जिस जिस इंसान ने कंपनी को खोला है 1% कंपनी, वो नॉर्मली दूसरे इंसान को अपॉइंट करता है एज अ डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर तुमने डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया है, जैसे इन लोगों ने डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया था, इन लोगों ने डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया था, तो इनको बनाया दिया गया है, आर्टिकल भी साइलेंट था, तो इनको बनाया गया है क्या बताओ, फर्स्ट डायरेक्टर। तुमको भी उसी प्रकार से 1% कंपनी के लिए भी जब तक कि ना तुम किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करो तब तक तुम फर्स्ट डायरेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? 1% कंपनी इंडिविजुअल मेंबर डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल अपॉइंटमेंट। क्या ये समझ में आ चुका है? चलो आगे देखो, जनरल मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है? अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है इसमें, यूजुअली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर पता है तुमको, याद करो हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब कब पास करते हैं? अड्डा ADDA अड्डा के समय पे हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं। अब ये जो अड्डा है इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग, तो जब भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है तब हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। इसका मतलब ये कि अगर 50% से ज़्यादा वोट आया तो डायरेक्टर सिलेक्ट एज अ डायरेक्टर वो बैठ सकता है, ठीक है। तो ये जनरल मोड है। लेकिन तुमको मैं एक चीज़ बताता हूँ ये रिटायरमेंट में जाएंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट तुमको समझ में आ जाए जनरली कैसे अपॉइंट होता है। जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से हम लोग अपॉइंट कर लेते हैं। अब होता है मैंडेटरी परक्विजिट्स। मैंडेटरी परक्विजिट्स, देख कोई भी डायरेक्टर को डायरेक्टर बन के बैठना है तो उसके पास होना चाहिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बिना तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या ये समझ में आ रहा है? फिर डिक्लेरेशन तुमको देना होता है, फर्निश डीन एंड डिक्लेरेशन ऑफ नॉन डिस्क्वालिफिकेशन। नॉन डिस्क्वालिफिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा बहुत मज़ेदार सेक्शन है एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 164 ये तुम टैटू कर लो अपने हाथ में कहीं पे। 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की, डायरेक्टर कब डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कब वो बनने के लिए, कब कोई इंसान एज अ डायरेक्टर जो बन के बैठा है वो डायरेक्टर बनने के लिए लायक नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। या फिर कोई भी इंसान जो है वो अपॉइंट होने के लिए ही डिस्क्वालीफाई हो चुका है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ नहीं अभी तक लेकिन अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। कोई भी डायरेक्टर जो प्रेजेंट डायरेक्टर है उसके ऊपर भी 164 लग जाता है। कोई भी डायरेक्टर जो अभी तक डायरेक्टर बना नहीं है लेकिन बनना चाहता है उसके ऊपर भी 164 लग जाता है। 164 तुमको सेटिस्फाई करना होगा। अगर 164 में से कोई भी सबसेक्शन तुमने अट्रैक्ट कर लिया तो भैया तुम डायरेक्टर बनने के लायक नहीं हो। 164 बहुत बवाल सेक्शन, हम लोग आगे जाकर देखेंगे, ठीक है। क्या थोड़ा फास्ट हो रहा है? फास्ट नहीं हो रहा है दोस्तों, तुमको समझ में आ रहा है सब कुछ, लेकिन तुमको थोड़ा रिवीजन वगैरह जो है ना करते रहना है। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। धीरे धीरे टाइम लगा के देखो, बहुत मजा आ जाएगा तुमको, ठीक। ओके थोड़ा स्लो कर दो, तुम अपने जो स्पीड है ना वीडियो का स्पीड थोड़ा स्लो कर सकते हो इफ़ यू वांट। चलो आगे देखते हैं हम लोग। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंने कह दिया है क्या है। तुमको डिन फर्निश करना होता है, डिन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड तुमको डिक्लेयर करना होता है कि भैया हम डिस्क्वालीफाइड ना है, हम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, हम डिस्क्वालीफाइड नहीं है, हम डिस्क्वालीफाइड नहीं है, हमारा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है, हम कैपेबल है डायरेक्टर बनने के लिए। ये तुमको बता के रखना होता है कंपनी को। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो आगे देखेंगे कंसेंट टू एक्ट। उसके बाद है रिटन कंसेंट फॉर्म DIR2। DIR2 में तुम्हारा रिटन कंसेंट जाता है। देखो एक तो होता है तुम्हारा ये जो फर्निश डिन, इसका मतलब ये कि तुम्हारे पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तुमने ये बात बताया डिन में, तुमने बताया कि भैया मेरे पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। दूसरा तुमने डिक्लेरेशन ऑफ नॉन डिस्क्वालिफिकेशन, इसका मतलब ये कि तुमने डिक्लेयर किया भैया हम डायरेक्टर बनने के लिए काबिल है, नाकाबिल नहीं है, डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ठीक है। तीसरा ये है कंसेंट। ये कंसेंट अलग होता है। कंसेंट का मतलब ये है कि हाँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, ये तुमको कंसेंट देना होता है। विदाउट कंसेंट कोई भी कंपनी किसी भी इंसान को डायरेक्टर नहीं बना सकता। तो तुमको रिटन कंसेंट देना होता है DIR2 में। फॉर्म को याद रख लेना है, टैटू कर लो कहीं पे, ठीक है। उसके बाद है फाइलिंग। कंपनी फाइल्स कंसेंट विद ROC विद इन 30 डेज इन फॉर्म DIR12। तो जैसे उसको DIR2 मिल गया डॉक्यूमेंट, कंपनी क्या करेगा, फाइल करेगा कंसेंट विद ROC। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। उसको बोलेगा कि सर मैंने डायरेक्टर रख लिया है और वो भी जो है एज अ डायरेक्टर बन के बैठना चाहता है, कंसेंट वगैरह का फॉर्म ये देखो। और ये बात जो है कंपनी बताएगा रजिस्ट्रार को DIR12 में। क्या कौन से फॉर्म में? DIR12 में। क्या ये समझ में आ रहा है? डायरेक्ट DIR12 में। DIR चैप्टर है DIR। देखो तुमको एक सिंपल चीज बताना चाहता हूँ जिससे तुम याद कर पाओगे। जिस चैप्टर का जो नाम है उसके हिसाब से फॉर्म आता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्टर का चैप्टर, तो यहाँ पे DIR। जब हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोगों ने देखा था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे सारे फॉर्म के नाम क्या थे? MGT,
MGT, MGT 14, MGT 15। तो चैप्टर के नाम के हिसाब से तुम्हारा फॉर्म नाम होता है। क्या है समझ में? ये मैंने तुमको नुस्खा बता दिया है। जो भी बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो फॉर्म को इस प्रकार से याद करना है। फॉर्म का मैंने लिस्ट वगैरह भी बना रखा है, वो भी तुमको रिवाइज करना है। सब कुछ एप्लीकेशन में अवेलेबल है। देखो, ये समझ में आ चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग रिटायरमेंट बाय रोटेशन। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, एग्जामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है इस वाले सबसेक्शन में। सबसेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 2, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 क्या कहता है? कहता है कि डायरेक्टर्स को रिटायर करना है बाय रोटेशन। अब मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, अगर तुमने कंपनी में 15 डायरेक्टर रखा, कितना डायरेक्टर? 15 डायरेक्टर रखा, ठीक है, 15 डायरेक्टर रखा। इनमें से कुछ डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए जो रिटायरमेंट होगा उसका, एवरी साल रिटायर होगा, उनका रिटायरमेंट होगा बाय रोटेशन। बाय रोटेशन, एवरी साल उनका रिटायरमेंट होगा बाय रोटेशन। कितने डायरेक्टर्स ऐसे अपॉइंट करने होते हैं? तुम्हारे कंपनी में जितने कैपेसिटी है, मैक्सिमम डायरेक्टर जितने हैं उसका 2/3, उसका 2/3 डायरेक्टर जो है तुमको ऐसे अपॉइंट करने हैं जो कि रोटेशनल डायरेक्टर होगा। इन डायरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं रोटेशनल डायरेक्टर। क्यों? इनका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है ना, इसको हम लोग निकाल देते हैं। इनका रिटायरमेंट होता है वाया रोटेशन। अब रोटेशन क्या है मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे समझो। पहली बात ये कि तुम्हारे कंपनी में जितने डायरेक्टर्स है उसका 2/3 डायरेक्टर कम से कम तुम्हारा होना चाहिए रोटेशनल डायरेक्टर। क्या होना चाहिए? 2/3 डायरेक्टर क्या होना चाहिए? रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब होता है जिसका रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट होता है बाय रोटेशन, ROTATION, जिसका रिटायरमेंट होता है वाया रोटेशन। क्या है समझ में आ रहा है? क्या है समझ में आ रहा है? ठीक है, जिनका रिटायरमेंट होता है वाया रोटेशन। अब इसका मतलब क्या है कि वाया रोटेशन रिटायरमेंट होना, इसका मतलब क्या है? मतलब मतलब देखो, बहुत अच्छे से देखो। इसका मतलब ये होता है कि देखो, मैंने राम को अपॉइंट किया, शाम को अपॉइंट किया, जोधू को अपॉइंट किया, मोदू को अपॉइंट किया, ठीक है। इसको अपॉइंट किया मैंने जनवरी में, इसको अपॉइंट किया मैंने मार्च में, इसको अपॉइंट किया मैंने अप्रैल में, इसके अपॉइंट किया मैंने पकड़ ले जनवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, मई में अपॉइंट किया, ठीक है। इसको मैंने अपॉइंट किया, ठीक है। ये थोड़ा रॉन्ग साइड चला जाएगा, ये इसको हम लोग ना डेट को इस प्रकार से देते हैं। इसको जून में अपॉइंट किया, इसको जुलाई में अपॉइंट किया, इसको अगस्त में अपॉइंट किया, इसको सितंबर में अपॉइंट किया, ठीक। इस प्रकार से मैंने अपॉइंटमेंट किया इनका। अब ये कौन से डायरेक्टर्स है? ये नॉर्मल डायरेक्टर्स है? नहीं, ये नॉर्मल डायरेक्टर्स नहीं है। ये कौन से डायरेक्टर्स है? ये है रोटेशनल वाले डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर। अब कंपनी में नियम क्या है? कंपनी का नियम ये है कि तुम्हारा कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उनमें से कम तुम्हारा कंपनी में जो टोटल डायरेक्टर है उनमें से 2/3 डायरेक्टर को तुमको अपॉइंट करना है एज रोटेशनल डायरेक्टर, ठीक। एज अ रोटेशनल डायरेक्टर तुमको अपॉइंट करना है इनको, ठीक। अब एवरी साल क्या होगा ना, ये जो डायरेक्टर्स है ये रिटायर करेंगे, ये रिटायर करेंगे। क्या सारे के सारे एक साथ एक ही साल में रिटायर हो जाएगा? आंसर है नहीं। कंपनी लॉ कहता है 2/3 डायरेक्टर्स ऐसे अपॉइंट करो जो रोटेशनल हो, और इस रोटेशनल डायरेक्टर में से एवरी साल कम से कम 1/3 डायरेक्टर निकाल फेंको, 1/3 डायरेक्टर तुम निकाल फेंको। देखो इसमें क्या लिखा है, एटलीस्ट 2/3 लाइबल टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन, एक्चुअल रिटायरमेंट 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स रिटायर एट एवरी AGM, ठीक है। इसका मतलब ये कि 2/3 डायरेक्टर ऐसा वाला डायरेक्टर होगा, ये जो 2/3 डायरेक्टर है, ये जो 2/3 डायरेक्टर है, ये ऐसा वाला डायरेक्टर होगा जो एलिजिबल है टू रिटायर वाया रोटेशन, ठीक। और इस 2/3 डायरेक्टर में से मतलब अपॉइंटमेंट इतना कर रहे हो तुम, लेकिन निकाल कितने रहे हो एवरी साल तुम निकाल रहे हो 1/3। ये जो 2/3 है इसका 1/3 तुम निकाल रहे हो, 1/3 डायरेक्टर्स को निकाल रहे हो। क्या है समझ में आ रहा है? एवरी ईयर। अब इसके निकालने का मतलब क्या होता है? निकालने का मतलब होता है रिटायर करवा देना, उनको रिटायर करवा देना। सुनो अच्छे से, जैसे अब तुम बोलोगे सर 1/3 डायरेक्टर मतलब पकड़ ले राम, शाम, जोधू, मोदू, ये अगर 2/3 डायरेक्टर है, इसका 1/3 डायरेक्टर बनता है, पकड़ ले इसका अगर 1/3 2 देखे ना तो निकलता है 1 1/2, 1 and 1/2, 1 + 1/2,
तो ये 4 का अगर 4 का 4 का अगर तू 1/3 निकालना चाहता है, अगर 4 डायरेक्टर है तुम्हारा रोटेशनल, इसका अगर तू 1/3 निकालेगा कितना निकलेगा? 1 + हाफ। अब तू बोलेगा सर आधा डायरेक्टर को कैसे निकाले? एक डायरेक्टर को निकालेंगे समझ में आ रहा है, आधा डायरेक्टर को कैसे निकाले? आधा डायरेक्टर को कैसे निकाले, ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर सिंपल ये होता है, अगर तुम्हारा पॉइंट में निकल रहा है आंसर, मतलब 1/2 निकल रहा है, तो कम से कम 2 डायरेक्टर, इसको पूरा फुल ले लेना, राउंड ऑफ कर लेना है। कम से कम 2 डायरेक्टर को तुमको निकालना है एज व्हाट, बताओ? 2 डायरेक्टर को तुमको निकालना है फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, समझ में आ रहा है? वाया रोटेशन। वाया क्या बताओ? वाया रोटेशन। अब तुमको समझाता हूँ कि इसको और एक बार समझाऊंगा मैं, टेंशन ना लो। ठीक है, अब देखो ये जो 2 डायरेक्टर निकल रहे हैं ना, तुम बोलोगे सर सारे ही तो निकलने के लिए एलिजिबल है, किसको हम लोग निकालेंगे? किसको निकालेंगे हम लोग? तो हम लोग उस डायरेक्टर को निकालेंगे जो सबसे पहला आया है। ठीक है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, जो पहला आया, पकड़ लो जून में अपॉइंट हुआ है राम, तो जून के बाद आता है जुलाई, समझ में आ रहा है? तो ये उसके बाद आता है अगस्त। तो इस साल जो है ये जोदू बच गया, मोदू बच गया, ये 2 बच गया, पहला 2 जो है इसको निकाल फेंकेंगे हम लोग। अब तुम सोचोगे सर अगर हम लोग एक ही दिन में, जुलाई में अगर हम लोगों ने शाम को भी अपॉइंट किया, जून में अगर हम लोगों ने शाम को भी अपॉइंट किया, तो क्या होगा? अगर जून में 2 डायरेक्टर हम लोगों ने अपॉइंट किया है एज रोटेशनल डायरेक्टर, तो क्या होगा? तो होगा अग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में, या फिर वाया लॉटरी करेंगे हम लोग, जिसका नाम आएगा उसको निकाल फेंको। क्या है समझ में यार? इसको और अच्छे से समझे क्या? मजा आएगा? हाँ सर मजा आएगा, काहे नहीं आएगा मजा? देखो इसको समझो बहुत अच्छे से। ठीक देख, कंपनी का नियम है, कंपनी लॉ कहता है कि टोटल डायरेक्टर जो तुम्हारा कंपनी में है, उसका 2/3 डायरेक्टर मस्ट बी रोटेशनल। कंपनी लॉ कहता है 2/3 डायरेक्टर मस्ट बी रोटेशनल। ठीक है, अब पकड़ ले तुम्हारे कंपनी में 15 डायरेक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना है? 15 डायरेक्टर है, तो कितने रोटेशनल डायरेक्टर होना चाहिए बता दो फटाफट। 2/3 निकालो 15 का, कितना आ रहा है? अगर तुम 2/3 निकालोगे 15 का, कम से कम 10 डायरेक्टर जो है वो 10 निकल रहा है। ठीक है, तो 10 डायरेक्टर जो है तुमको रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। अब कंपनी लॉ फिर से कहता है कि एवरी ईयर तुम 1/3 डायरेक्टर, 1/3 इस 2/3 में से 1/3 डायरेक्टर एवरी ईयर एजीएम में इस 2/3 डायरेक्टर में से 1/3 डायरेक्टर तुमको रिटायर कर देना है। ठीक है, अब अगर तुम 10 डायरेक्टर का 1/3 निकालोगे कितना होता है बताओ? 1/3, 10 का अगर तुम 1/3 निकालोगे, 10 डायरेक्टर का अगर तुम 1/3 निकालोगे, तुम्हारा आंसर निकलता है 3.33। तो ऐसे पॉइंट में अगर आंसर आ रहा है ना, तो तुमको पूरा राउंड लेना है, 4 ले लेना है। तो 4 डायरेक्टर को तुमको निकालना है वाया रोटेशन। ठीक है, वाया रोटेशन। अब तुम समझोगे सर इतना तो समझ में आ चुका, अब रोटेशन का मतलब समझा दो। ये रोटेशन क्या हो रहा है? रोटेशन का मतलब होता है तुम कंपनी में तुम्हारा 15 डायरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 डायरेक्टर है तुम्हारी कंपनी। इनमें से तुमको 10 डायरेक्टर ऐसे अपॉइंट करने हैं जो रोटेशनल डायरेक्टर हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायरेक्टर्स तुमने रोटेशनल वाले अपॉइंट किए। अब इन 10 डायरेक्टर्स में से तुमको निकालना है 1/3। कितना निकालोगे? 4। ठीक है ना, 4 निकालोगे, 1/3 4 निकालोगे, तो इसको निकाल दिया 1 2 3 4। 4 डायरेक्टर्स को तुमको निकालना है। ठीक, 4 डायरेक्टर को तुमको निकालना है। अब ये जो 4 डायरेक्टर है इनका तुम अपॉइंटमेंट डेट देखोगे। क्या देखोगे? अपॉइंटमेंट डेट। ठीक है, क्या देखोगे? अपॉइंटमेंट डेट देखोगे। अब अच्छा, अपॉइंटमेंट डेट तुमको देखना है सारे ही डायरेक्टर का। ठीक है, कंप्लीट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट डेट देखना है, क्योंकि तुमको देखना है कि कौन सबसे पहले आया था। सबसे पहले आया था ये इंसान, फर्स्ट ये आया था, सेकंड ये आया था, थर्ड ये आया था, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस प्रकार से ये लोगों ने एंट्री लिया कंपनी में।
ठीक है। तो सबसे पहले कौन जाएगा? जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। तो तुम ये कैसे सोचोगे कि कौन आया था सबसे पहले? अपॉइंटमेंट डेट देखोगे कि कौन अपॉइंट हुआ था, किस डेट पे अपॉइंट हुआ था। इससे तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन डायरेक्टर सबसे पहले आया। तो ये डायरेक्टर पकड़ ले, ये डायरेक्टर सबसे पहले आया, ये 4 डायरेक्टर सबसे पहले आए, तो इनको तुमको निकाल देना है। एनुअल जनरल मीटिंग में इनको निकाल देना है। तुमने क्या कर दिया? इसको निकाल दिया, इरेज कर दिया, तुम्हारे कंपनी में से इरेज कर दिया इन डायरेक्टर को। ठीक है, निकाल दिया इन डायरेक्टर को। समझ में आ रहा है? अब किसका बारी है? अब फिर से इसका बारी होगा। ठीक है, अब नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, पीछे आएंगे। ये पीछे लाइन जो है, और 4 डायरेक्टर निकाल दिए, 4 डायरेक्टर फिर से एंट्री करोगे तुम। ठीक है, तो ये पीछे जाएंगे, तो रोटेशन वाइज जा रहा है ना। सबसे पहले जो आएगा वो सबसे पहले निकले आएगा, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। ये रोटेशन हो रहा है ना, इसलिए इसको कहा जाता है रोटेशनल डायरेक्टर। क्या है, समझ में आ रहा है? कौन सबसे पहले जाएगा? जो सबसे पहले आया वो। पकड़ ले, एक ही डेट में पकड़ ले ये जो 2 जन है, ये दोनों इंसान एक ही डेट में अपॉइंट हुआ है। ठीक है, पकड़ ले ये सारे जो है ना, 4 डायरेक्टर को निकालना है अपने को। कितने डायरेक्टर को निकालना है? 4 डायरेक्टर को निकालना है, क्योंकि हमारे पास टोटल कंपनी में 15 डायरेक्टर है, उनमें से 10 रोटेशनल है, तो 4 मेरे को निकालना है, क्योंकि 1/3 निकल रहा है 4। अब 4 डायरेक्टर निकालना 1 2 3 4। तुमने 4 निकाला, ठीक है, इनको तुमने एम किया कि भैया इन 4 को निकालना है। अब ये इंसान कह के बैठता है कि सर आपने इसको मेरे को क्यों चूज किया निकलने के लिए? आपने मेरे को क्यों चूज किया, इसको क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि हम दोनों का तो अपॉइंटमेंट सेम ही डेट पे हुआ था, तो इसको क्यों छोड़ दिया, मेरे को क्यों अपॉइंट किया? ये भी वैलिड क्वेश्चन है ना, कि इसको क्यों निकाल रहा है, इसको क्यों नहीं निकाल रहे हम लोग, राइट? ये वैलिड क्वेश्चन है। तो कंपनी लॉ कहता है एक काम करो, तुम दोनों एक ही डेट पे आए हो ना, तुमको भी मैं ग्रीन कलर का मार्किंग कर रहा हूँ अभी के लिए ग्रीन कलर का मार्किंग कर रहा हूँ। 5 जन को तो निकालेंगे नहीं, 4 जन हो रहा है, 4 जन को निकालेंगे। अब दोनों, क्योंकि एक ही डेट पे वो लोग ने अपॉइंट हुए, इन दोनों के बीच में क्या होगा? या तो अग्रीमेंट करेंगे, अपने बीच समझौता करेंगे। अगर दोनों समझौता नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग करेंगे लॉटरी, जिसका नाम आएगा वो निकल जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये सारे प्रोविजंस है। तुम सोच रहे हो सर मजाक कर रहे हैं, नहीं बेटा, मजाक नहीं चल रहा है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोविजंस है जो मैंने तुमको समझाया अभी। ठीक है, अब समझो एक चीज, ये क्यों होता है? क्यों हम लोग डायरेक्टर्स को निकाल फेंक रहे हैं सर? ऐसे मतलब जैसे संडे के दिन पे किसी मुर्गी बाजार में जाके जैसे मुर्गी को निकाल के फेंकते हम लोग कसाई घर में काटने के लिए, सर इस प्रकार से हम लोग निकाल रहे हैं डायरेक्टर्स को। जैसे दूध में मक्खी गिर जाता है, वैसे हम लोग दूध में से मक्खी को ऐसे निकाल फेंकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग निकाल रहे हैं डायरेक्टर को। सर डायरेक्टर का इज्जत नहीं है क्या? डायरेक्टर को इस प्रकार से निकाला क्यों जा रहा है? आंसर है ये, सो दैट डायरेक्टर्स के मन में भय रहे, डर रहे कि बेटा हमने अगर ये साल अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो मेरा तो रीअपॉइंट नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो वैसे भी नंबर आ रहा है। ये डायरेक्टर सोचेगा कि साला मेरा जो है ना टाइम आ चुका है, इस साल मेरे को निकलना है, मेरा रीअपॉइंटमेंट होगा कि नहीं, वो सोचेगा बहुत बार। अगर इसने अच्छा काम नहीं किया तो कोई भी मेंबर इसको रीअपॉइंट नहीं करेगा, इसको निकाल फेंक देंगे परमानेंटली। इसलिए डायरेक्टर्स के मन में डर बिठाने के लिए हम लोग इसको ये रोटेशन से डायरेक्टर को निकाल फेंकते हैं। समझ में आ रहा है? क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? हाँ, अगर तुमने अच्छा काम किया है, मेंबर्स को पसंद है, तो तुम्हारा रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इस साल अगर तुम्हारा निकलने का टाइम आ चुका है दोस्तों, तो तुमको निकालेंगे हम लोग ज़रूर, लेकिन रीअपॉइंटमेंट का भी ऑप्शन रखते हैं हम लोग। तुमको उसी साल फिर से रीअपॉइंट करके पीछे भेज देंगे। तुम पहले में थे ना, फिर से तुम्हारा रीअपॉइंटमेंट होगा और तुमको यहाँ पे लास्ट में डाल देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से कहा जाता है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर। ये निकलेगा, ये यहाँ पे बैठेगा। अब तभी रीअपॉइंटमेंट होगा अगर तुमने अच्छा काम किया हो, वरना कोई भी मेंबर तुमको क्यों रीअपॉइंट करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो देखो, ये समझ में आ चुका है दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं मैं, सो दैट ये क्लीन लगे। ठीक है, चलो देखो, रोटेशनल डायरेक्टर में क्या कहा गया है कि 2/3 डायरेक्टर्स रोटेशनल होना चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी रोटेशनल नहीं होता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तुम निकाल के फेंक नहीं सकते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा रहता है तुम्हारे कंपनी में, उसको इस प्रकार से तुम एक्सपायर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस 5 साल गुजर चुका हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक्सपायरी जो है उसके खुद के सेक्शन में 149 में आराम से लिखा है, वहां से देख लेना है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोटेशन से नहीं निकाला जाता। नॉमिनी डायरेक्टर जो है उसको भी हम लोग ऐसे रोटेशन से नहीं निकालते। ठीक है, ये दो तुमको दिमाग में रखना है। ठीक, उसके बाद आता है कि ये जो 2/3 तुमने अपॉइंट किया डायरेक्टर्स, जिसको रोटेशनल
रोटेशनल रोटेशनल रिटायर करना है, इनमें से एवरी ईयर 1/3 डायरेक्टर्स तुमको निकाल फेंकना है, निकाल फेंकना है। क्या है, समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे ये सारे जो है रोटेशनल थे, लेकिन हम लोगों ने 4 जन को निकाल फेंका है ना, निकाल फेंका है। क्यों निकाल फेंका है? क्योंकि 4 ही जन हो रहा है। 15 टोटल डायरेक्टर, 10 हम लोगों ने अपॉइंट किया रिटायरिंग वाले, और 10 में से हम लोग 1/3 को निकाल फेंकते हैं एवरी साल, तो 4th। ठीक है, क्या है, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कहा गया, ये हु रिटायर्स लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, जो सबसे पहले आया, जो सबसे पहले आया, इफ सेम डे बाय अग्रीमेंट और लॉट। समझ में आ रहा है? इफ सेम डे का मतलब है कि अगर 2 इंसान एक ही डेट पे आया या फिर 3 इंसान एक ही डेट पे आया, तो तीनों के बीच में एग्रीमेंट होगा कौन जाएगा। ठीक है, अगर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है तो लॉटरी करेंगे हम लोग। क्या है, समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये नोट सफिशिएंट है कि नहीं। ये नोट्स एकदम सफिशिएंट है, मैंने छोटे छोटे प्रकार से लिख रखा है, इसलिए तुमको लग रहा है कि ये बराबर नहीं। बहुत बड़े बड़े प्रोविजंस मैंने छोटे फॉर्मेट में लिख रखा है। ये लॉटरी को मैंने लॉट लिख रखा है, मेमोरेंडम को मैंने मेमो लिख रखा है। कहा गया, ये मैंने, ये समझ में आ रहा है, मेमो लिख रखा है। तो ये ऐसे ऐसे करके ना मैंने बड़े बड़े प्रोविजंस को ऐसे, तो तुमको यही लिखना है प्रॉपरली। तुमको जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यही को तुमको लंबा लिख देना है। लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, तो तुम सिर्फ लॉन्गेस्ट इन ऑफिस लिख के आ जाओगे क्या? तुम क्या लिखोगे? द डायरेक्टर्स हु हैव बीन इन ऑफिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम शैल बी रिटायर्ड। ठीक है, इफ more than one director is appointed in the same day, then they will be retired via agreement between themselves or via lottery। ऐसे लिखोगे ना, लंबा लंबा लिखोगे ना, तो तुमको थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आना चाहिए, वरना इंग्लिश मीडियम में कर क्या रहे हो तुम। ठीक है, अब देखो रीअपॉइंटमेंट क्या पॉसिबल है? आंसर है यस। देखो, वेकेंसी नॉट फिल्ड एंड मीटिंग नॉट रिजॉल्व्ड अदरवाइज, यस, मीटिंग अडजर्न टू द नेक्स्ट वीक। मतलब मीटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तो मीटिंग नेक्स्ट वीक में अडजर्न हो जाता है ऑटोमेटिक, तुमको पता है, तो नेक्स्ट वीक तुम्हारा रीअपॉइंटमेंट हो जाता है। वैकेंसी स्टिल नॉट फिल्ड एट एडजर्न मीटिंग, तो तुम्हारा ओरिजिनल मीटिंग में तुमने वैकेंसी फिल नहीं किया, जो डायरेक्टर्स तुमने खाली किया, रोटेशन से तुमने निकाल दिया है, इसको भरना है। तो क्या तुमने भरा है? आंसर है नो। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वीक में चला जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? एडजर्न हो जाएगा। ठीक है, वैकेंसी नॉट फिल्ड, मीटिंग एडजर्न टू द नेक्स्ट वीक, सिंपल चीज। ठीक है, वैकेंसी स्टिल नॉट फील्ड एट एडजर्न्ड मीटिंग, यस, अनलेस रेजोल्यूशन लॉस्ट, डायरेक्टर्स अनविलिंग, डिस्क्वालिफाइड, स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, सेक्शन 162 अप्लाई। सिंपल चीज समझो, इसमें ये होता है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। क्या बताओ? डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, जिसको तुमने निकाला इसको ऑटोमेटिकली हम लोगों ने रीअपॉइंट कर लिया। ठीक है, अगर तुमने रीअपॉइंट का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया है तो। रेजोल्यूशन लॉस्ट, डायरेक्टर्स अनविलिंग या तो डिस्क्वालीफाइड है, तब तो नहीं हो पाएगा, वरना डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाता है। इसका मतलब समझो, इसको बहुत अच्छे से समझना है। इसका मतलब ये कि देखो, तुमको वैकेंसी फिल करना है ना, डायरेक्टर 4 डायरेक्टर तुम्हारा कंपनी से निकल रहा है, इसको तुमको दोबारा बिठाना है, तो तुम्हारा ओरिजिनल मीटिंग में इसको अपॉइंटमेंट कर लिया तो अच्छी बात है। अगर चलो इसको नहीं बिठाना है, किसी दूसरे को बिठाना है, चल दूसरे को बिठा, लेकिन बिठा तो सही, वैकेंसी तो फिल कर, है ना, वैकेंसी तो फिल कर। अगर तूने ओरिजिनल मीटिंग में वैकेंसी फिल कर दिया तो कोई बात नहीं है। अगर ओरिजिनल मीटिंग में वैकेंसी फिल नहीं हुआ है तो मीटिंग एडजर्न हो जाता है नेक्स्ट वीक में। अब नेक्स्ट वीक में तेरे को फिल करना होता है। नेक्स्ट वीक एडजर्न मीटिंग में भी अगर तूने डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया है तो जितने भी रिटायर हो रहे हैं डायरेक्टर या फिर हो चुके हैं डायरेक्टर, उसको हम लोग ऑटोमेटिक डीम्ड रीअपॉइंट हो जाते हैं वो लोग। ये जो 4 जन थे ना, जो पहले पहले हम लोग ने रोटेशन से निकाला था, उसको वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाता है, अगर तुमने कंपनी ने पहले से रीअपॉइंटमेंट ना कर रखा है तो। ये डीम्ड ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब समझो, अगर इनका रीअपॉइंटमेंट तब नहीं होगा ऑटोमेटिकली अगर वो खुद से कह रहे हैं, डायरेक्टर अनविलिंग है, मतलब उसका इच्छा नहीं है। ये जो डायरेक्टर रिटायर हुआ है ना, इसका इच्छा नहीं है। ये जो डायरेक्टर रिटायर हुआ है ना रोटेशन से, इनका इच्छा नहीं है, अनविलिंग या तो डिस्क्वालीफाइड। सेक्शन 162 अप्लाई हो गया तुम्हारे ऊपर, सेक्शन 162 अप्लाई हो गया, तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। तो डिस्क्वालीफाई हो गए तो इसको कैसे हम लोग ऑटोमेटिक तो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड, स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, सेक्शन 162 अप्लाई। समझ में आ रहा है? सेक्शन 162 अप्लाई हो जाता है तुम्हारे ऊपर। क्या इतना तुमको याद रख पाओगे तुम? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, तो
समझो एक चीज रीअपॉइंटमेंट कैसे होता है ये तुमने समझ चुके कि ये यहाँ से निकल के यहाँ पे बैठता है। तो अगर ये इंसान कह रहा है कि मेरे को नहीं बैठना है, मेरे को नहीं बैठना है, तो इसको हम लोग नहीं बिठा सकते, ऑटोमेटिक नहीं बिठा सकते। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि नहीं मैं तो डिस्क्वालीफाइड हूँ, तो इसको नहीं बिठा सकते हम लोग, सेक्शन 162 एप्लीकेबल है। तो इसका मर्जी नहीं है या फिर ये डिस्क्वालीफाइड हो चुका है, तो इसको हम लोग रीअपॉइंट नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकता और वैसे तो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। अब देखो रीअपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। देखो ये निकल रहा है तो तुमको उसी मीटिंग में, उसी एजीएम में इसको दोबारा रीअपॉइंट करना होता है। ठीक है, लेकिन तुमने नहीं किया, मीटिंग को अर्जेंट कर दिया, ये एजीएम जो है अर्जेंट हो गया, फिर दूसरे नेक्स्ट वीक में चला गया ये मीटिंग। अब ये जो एडजर्न्ड मीटिंग है इसमें तुमको रीअपॉइंट करना है। ठीक है, रीअपॉइंट करना, अगर रीअपॉइंट नहीं हुआ चल तो अपॉइंटमेंट तो कर, रीअपॉइंट कर या फिर अपॉइंट कर, सिंपल बात है, वैकेंसी को फिल कर, क्योंकि ये डायरेक्टर निकल चुके हैं, अब वैकेंसी को फिल करना है, या तो रीअपॉइंटमेंट कर या तो अपॉइंटमेंट कर। ठीक है, दोनों नहीं किया तो एडजर्न्ड हो गया। एडजर्न्ड मीटिंग में भी ना तो तुमने रीअपॉइंटमेंट किया ना तो तुमने अपॉइंटमेंट किया। अपॉइंटमेंट तो नया बंदे का होता है ना, नया बंदे को भी नहीं बिठाया, पुराना डायरेक्टर्स को भी नहीं बिठाया, तो क्या हो जाता है कि ये जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये रिटायरिंग डायरेक्टर्स ये ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाता है। अगर तुमने एडजर्न मीटिंग में भी रीअपॉइंट नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाता है इनका। ठीक है, क्या ये समझ में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रीअपॉइंटमेंट हो जाता है इनका। ठीक, इनका हो जाता है ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, अब सुनो एक चीज अगर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट कब नहीं होगा, अगर इन्होंने कहा कि भैया हम हैं अनविलिंग नहीं बनना चाहते, अनविलिंग है, या फिर अगर वो कहे सर मेरे ऊपर तो 162 मेरे ऊपर अप्लाई हो गया। 162 क्या है पता है, 162 है तुम्हारा 162 है तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, एक सेकेंड रुक जाओ, मेरा फ़ोन आ रहा है बार बार, इसको मैं कर देता हूँ स्लीप मोड में, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चल। ओके, 162 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अगर ये दोनों अट्रैक हो रहा है, ये तो या तो उसका मर्जी नहीं है या तो 162 यार अगर डायरेक्टर अनविलिंग है या तो 162 अट्रैक हो रहा है तो रीअपॉइंटमेंट उनका नहीं हो सकता। बस सिंपल चीज़ यही, ये तुमको दिमाग में रखना है। क्या ये समझ में आ चुका है, ये क्लियर हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या ये चार्ट फॉर्मेट में तुम्हारा पूरा प्रोविजन कवर हो चुका है, आंसर है यस, कंप्लीट प्रोविजन तुम्हारा यहाँ पे कवर हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 153 अपॉइंटमेंट फॉर डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको ना घर में रीड करना है, नॉर्मल रीड करना है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए क्या क्या चाहिए होता है मैं तुमको एक बार पढ़ा देता हूँ, ये एकदम रेगुलर स्टेप है। रिक्वायरमेंट क्या है कि एवरी एस्पायरिंग डायरेक्टर, जिसको बनना है डायरेक्टर, उसके पास डिन के लिए उसको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करोगे, मोड ऑफ एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए क्या है, न्यू कंपनी के लिए क्या है। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तुम्हारा तो तुमको फॉर्म DIR 3 में इलेक्ट्रॉनिक मोड में तुमको DIR 3 फॉर्म फाइल करना होगा। प्लेटफॉर्म है MCA पोर्टल, फीस जो प्रिस्क्राइब्ड रहेगा वो लगेगा। ठीक है, अगर तुम्हारा एकदम नया कंपनी है तो नया कंपनी फिल करने के टाइम में तुमको वैसे भी स्पाइस प्लस भरना होता है, ये एक फॉर्म होता है। जब तुम नया कंपनी बनाते हो तो नेम रिजर्वेशन वगैरह वगैरह के लिए तुम ये फॉर्म फिल करते हो। ठीक है, तो उसी में तुम अप्लाई कर सकते हो फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या ये समझ में आ रहा है, तो इंटीग्रेट प्रोसेस है, स्पाइस प्लस प्लस INC 32 तुमको फिल करके भेजना है। तो ये तुमको याद रखना है, ये याद रखने वाला चीज़ है, ये तुमको ऐसा मतलब समझाने वाला चीज़ नहीं है, ये याद रखना है। ठीक, INC का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन चैप्टर, इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर का ये है फॉर्म नंबर INC 32। ठीक है, लिमिट मैक्सिमम 3 डायरेक्टर एट इनकॉर्पोरेशन, मतलब कितने डायरेक्टर्स DIR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 3 डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ बताओ क्या, इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रहा है वहाँ पे मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं एट दैट टाइम। अपॉइंट नहीं कर सकते, मतलब अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिन। ठीक है, इस फॉर्म में तुम 3 डायरेक्टर अप्लाई कर सकता है फॉर डिन। ठीक है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है समझ में आ चुका, ओके। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, घर में बैठ के रीड करना, फोटोग्राफ चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए एंड वेरिफिकेशन चाहिए। DIR 4 फाइल करना होता है बस। की लीगल प्रोविजंस क्या रहेगा, 1 इंडिविजुअल 1 डिन,
वैलिडिटी उसका होता है लाइफ टाइम, नो रिन्यूअल नीडेड, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखो, सीधा ऊपर चल। अच्छा, अथॉरिटी कौन देता है? डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर। वहाँ का जो रीजनल डायरेक्टर होता है वो नॉर्दर्न रीजन, नोएडा, ये अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग है। उनको जो है वो लोग तुम्हारा रीजनल डायरेक्टर तुम्हारा अलग अलग होता है, हर रीजन का हर अलग अलग जो है, नॉर्थ ईस्ट का अलग रीजनल डायरेक्टर होगा। ये इस रीजनल डायरेक्टर, ये जो रीजनल डायरेक्टर है ये जो है सीजी को रिप्रेजेंट करता है। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इतना तुम याद रख सकते हो, नॉर्मल याद रखो, ये ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वेश्चन नहीं बनता। सिर्फ इतना याद करना है तुमको कि भैया डायरेक्टर के पास DIN होना चाहिए, और स्पाइस में कैसे अप्लाई करना है, ये ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी के लिए कैसे अप्लाई करना है, बस इतना याद रखो, काफ़ी है। ठीक, चलो आगे देखेंगे हम लोग। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, सॉरी, अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। ये भी रीड करने वाला है, मतलब एग्जामिनेशन में आएगा नहीं दोस्तों, एकदम नहीं आएगा, लेकिन एक बार मतलब जनरल नॉलेज के लिए रीड करना है, ठीक है। देखो स्टैट्यूटरी टाइमलाइन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट CG मस्ट अलॉट अ डीन विद इन 1 मंथ फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे एप्लीकेशन रिसीव हुआ एक महीने के अंदर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको डीन जो है अलॉट करना है। प्रोसेस क्या रहेगा? जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग, CG रजिस्ट्रार डीन सेल एग्जामिन करेगा तुम्हारा, डिसीजन पॉइंट रहेगा यहाँ पे इन ऑर्डर नो। अगर डिफेक्टिव हो तो क्या हो, तुम्हारा एप्लीकेशन में अगर डिफेक्टिव हो तो क्या होगा, अगर डिफेक्टिव नहीं है तो अप्रूवल हो जाएगा, अप्रूवल एंड अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और कम्युनिकेट कर देगा रिसीवर को कि भैया तुमको हम लोग जो है दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं DIN डीन। CG कम्युनिकेट्स डीन वाया पोस्ट और ईमेल, बता देगा कि भैया हम दे रहे हैं तुमको, ठीक है। अगर तुम्हारे वहाँ पे डिफेक्ट है तुम्हारे एप्लीकेशन में तो कम्युनिकेट डिफेक्ट, CG इन्फॉर्म एप्लीकेंट वाया ईमेल एंड वेबसाइट। फिर हैंडलिंग डिफेक्ट, रीसबमिशन, टाइम टू रेक्टिफाई, तुमको कितना टाइम रेक्टिफाई करने के लिए कितना टाइम देगा? 15 दिन देगा, रेक्टिफाई करके भेज दो दोबारा। रेक्टिफाइड विद इन 15 डेज, यस, अगर यस है तो फिर नॉर्मल प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा अप्रूवल जो है ये हो जाएगा। कम्युनिकेट, ठीक है, समझ में। अगर रेक्टिफाइड विद इन 15 डेज मतलब तुमने रेक्टिफाई करके दे दिया, ठीक है, तो तुम क्या होगा, फिर से दोबारा तुमको कम्युनिकेट किया जाएगा अगर रेटिफिकेशन में कोई डिफेक्ट है कि नहीं। अगर डिफेक्ट नहीं है तो नॉर्मली वो लोग बता देंगे कि भैया रेटिफिकेशन में कोई डिफेक्ट नहीं है, हम लोग तुमको अलॉट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर, एप्लीकेशन इनवैलिड है, फीस फॉरफिट हो जाएगा। फॉरफिट का मतलब फिर फीस रिफंड नहीं होगा, और तुम्हारा एप्लीकेशन जो है 15 दिन में अगर तुमने रेटिफाई करके नहीं भेजा तो तुम्हारा एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा एंड फीस जो है वो कट लेगा, ठीक है। वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अच्छा, ये रीजनल डायरेक्टर तुमको प्रोसेस करके देता है, ठीक है। ये जो CG यहाँ पे लिखा है, तुमको क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या, नरेंद्र भाई मोदी जी आके तुमको देगा क्या DIN डीन? नहीं ना, CG को रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा ये रीजनल डायरेक्टर। क्या है, समझ में आ रहा है? रीजनल डायरेक्टर के अंडर होता है तुम्हारा ROC। चलो आगे देखो, डीन का रेगुलेशन है, इसको रीड करना, ठीक है, एकदम घर में बैठ के थोड़ा रीड करना। अब तुम नाराज तो नहीं हो जाओगे ना दोस्तों कि सर ने रीड करने के लिए दिया? बेटा तुमको इंटरप्रिटेशन स्किल थोड़ा तो आना होगा। जहाँ पे एकदम एग्जामिनेशन में कुछ आने का चांसेस नहीं है वहाँ पे मैं कहता हूँ कि थोड़ा रीड करके समझो। तो इतना इंटरप्रिटेशन तुमको खुद करना है घर में बैठ के, वरना भैया मज़ा नहीं आएगा, तुम CS नहीं बन पाओगे। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 डीन। बोला गया कि 1 दिन से ज़्यादा डीन तुम नहीं रख सकते अपने पास। तो ये तुम घर में बैठ के नहीं पढ़ सकते नॉर्मली। डायरेक्टर टू इंटीमेट डीन, एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर मस्ट इंटीमेट देयर डीन टू ऑल कंपनीज वेयर दे एक्ट। मतलब अपने कंपनी को बताने कि भैया मेरे पास डीन है, डीन मेरे को मिल चुका है, वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देख अब तू सोचेगा सर कंपनी को मैं क्यों बताऊं मेरे पास डीन है? अबे तेरा अपॉइंटमेंट होने वाला है एज अ डायरेक्टर, तो तेरे को बताना होगा ना कंपनी को मेरे पास डीन है, वरना कंपनी को कैसे पता चलेगा? विद इन 1 मंथ फ्रॉम रिसीट ऑफ डीन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल गया तुमको डीन, तुम सीधा सीधा कंपनी को दे दोगे भैया भैया मेरा डीन आ चुका है, ठीक है। चलो, कंपनी डीन को, अब देखो ये जो डायरेक्टर इसके पास डीन है कि नहीं ये रजिस्ट्रार को कैसे पता चलेगा? डायरेक्टर बताएगा कंपनी को, कंपनी बताएगा रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार को कंपनी बताएगा, ठीक है। 15 दिन के अंदर, जैसे कंपनी को मिला उसके 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बता देगा कंपनी की भैया डीन मिल चुका है, ठीक है। कौन से फॉर्म में? DIR 3C, ठीक है। कंपनी मस्ट फर्निश डीन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स टू ROC। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इसको बताना है कंपनी को। पेनल्टी, ये वाला पेनल्टी तुम्हारे ऊपर लग जाएगा अगर तुमने ये फॉलो नहीं किया है तो। चलो आगे देखेंगे हम लोग डीन ऑब्लिगेशंस एंड पेनल्टीज, इसको रीड करना दोस्तों घर में बैठ के,
रीड करना। ऑब्लिगेशन क्या है, ये एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सेक्शन पूरा लिस्ट में आता है इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है, एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला। रिक्वायरमेंट क्या है, चलो obligation to indicate DIN, the mandate, every person company must mention DIN in returns information particular submitted under the act if they relate to reference or director। सिंपल चीज़ है, तुमको जब ये फॉर्म वगैरह तुम फाइल करते हो ना, तब तुमको DIN देना होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होता है, ठीक है। अच्छा, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी ये लग जाएंगे, इसको घर में बैठ के रीड करना कि इतना पेनल्टी लग रहा है। ओके, अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर। जैसे मैंने तुमको बताया था कि डायरेक्टर जो रोटेशन से रिटायर हो रहे हैं इसको रीअपॉइंट कर सकते हो, लेकिन पकड़ लो इन डायरेक्टर्स ने अच्छा काम नहीं किया है तो मेंबर्स इनको रीअपॉइंट नहीं करना चाहते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर को अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर। जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं उनको अपॉइंट नहीं करेंगे, किसी दूसरे को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। ये सेक्शन 160 कहता है, क्या कहता है, इफ द पर्सन इज अ रिटायरिंग डायरेक्टर, यस, स्टैंडर्ड रीअपॉइंटमेंट प्रोसीजर फॉलो करो, ठीक है, सिंपल चीज, रीअपॉइंटमेंट प्रोसीजर फॉलो करो। अगर नो, एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एट जनरल मीटिंग, देखो, इफ द पर्सन अ रिटायरिंग डायरेक्टर को तुमको रीअपॉइंट नहीं करना है, किसी दूसरे को अपॉइंट कर रहे हो, तुम किसी दूसरे को अपॉइंट कर रहे हो, किसी दूसरे को अपॉइंट कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे दोस्तों, एलिजिबिलिटी देखो, eligibility for appointment at a general meeting, the notice requirement, written notice at registered office, timing at least 14 days before meeting, candidate signify intention to stand or propose, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि तुम अपने साइड से, मेंबर्स जो है ना नहीं चाहते, रिटायरिंग डायरेक्टर को तुम अपॉइंट नहीं करना चाहते, तुमने अपने साइड से किसी को मतलब एज अ कैंडिडेट खड़ा करना है, तुमको डायरेक्टर बनाना है। मेंबर्स कह रहे हैं कि भैया जो रिटायरिंग डायरेक्टर है इनको नहीं करेंगे, हम अपना आदमी भेजेंगे, हम भेजेंगे रजनीकांत को डायरेक्टर बनने के लिए, ठीक है। तो अब रजनीकांत को डायरेक्टर बनने के लिए तुम कैसे बताओगे कंपनी को, तुमको कंपनी को नोटिस देना है, कंपनी को नोटिस देना है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में, मीटिंग स्टार्ट होने के 14 दिन पहले तुमको नोटिस देना है, और तुमको सिग्निफाई इंटेंशन करना है कि कौन खड़ा हो रहा है किस पर्पस के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है, कैंडिडेट तुमको बताना है, ठीक। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिपॉजिट, अब डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, क्योंकि देखो तुम रजनीकांत जी को बनाना चाहते हो डायरेक्टर, ठीक, अब तुम अपना आदमी को बनाना चाहते हो एज अ डायरेक्टर। अब देखो ऐसे तो भैया कोई भी खड़ा हो सकता है डायरेक्टरशिप के लिए, है ना, तो तुमको यहाँ पे एक भारी अमाउंट रख दिया कंपनी लॉ ने, बोला कि भैया जो भी डायरेक्टर के लिए खड़ा होना चाहते हैं कम से कम 1 लाख रुपए तुमको डिपॉजिट करना होगा, 1 लाख रुपए तुमको डिपॉजिट करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है। अब देखो क्या होता है ना कि ये रिटायरिंग डायरेक्टर है, इनको तुम अपॉइंट नहीं करना चाहते, तुम किसी और को, न्यू पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हो, तो ये न्यू पर्सन को अपॉइंट करने का सजेशन कौन देगा, या तो कंपनी देगा खुद, या तो कोई मेंबर देगा, मेंबर बोलेगा कि हम अपना आदमी बिठाना चाहते हैं, ठीक है। कंपनी खुद अगर न्यू मेंबर को बिठाना चाहता है तो इसका मतलब कि नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, ये जो एनआरसी है ना, ये होता है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी या फिर बोर्ड, अगर ये नॉमिनेट कर रहे हैं कि नया बंदे को बिठाएंगे तो तुमको ये 1000 का डिपॉजिट नहीं देना है, क्योंकि कंपनी खुद तुमको अपॉइंट करना चाहता है, तो ये 1000 नहीं 1 लाख का डिपॉजिट तुमको नहीं देना है। लेकिन अगर मेंबर अपने साइड से रजनीकांत जी को भेजना चाहते हैं तो उनको एक लाख रुपए का डिपॉजिट करना है कंपनी में, ठीक है। अब ये रिफंडेबल है, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो इधर देखो, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिपॉजिट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एनआरसी बोर्ड रिकमेंड, उन्होंने रिकमेंड किया, या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने या फिर एनआरसी का मतलब एनआरसी का मतलब होता है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। जो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी कौन होता है, ये वो कमेटी होता है जो नॉमिनेट करता है लोगों को बिठाने के लिए एज अ डायरेक्टर, ठीक है। एंड रेम्यूनरेशन भी यही लोग डिसाइड करते हैं, ठीक। तो ये नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी या फिर खुद बोर्ड, वो लोग कह रहे हैं कि नए बंदे को बिठाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे तुमको डिपॉजिट का जरूरत नहीं होता है। लेकिन अगर मेंबर अपने साइड से भेजना चाहता है रजनीकांत जी को तो वहाँ पे 1 लाख रुपए का डिपॉजिट देना होता है, ठीक है। चलो, जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट, वहाँ पे जनरल मीटिंग में होगा, फिर तुमको यहाँ पे
अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसीजर होगा। आउटकम फॉर वोट, अब देखो सुनो, अगर तुमको 25% से ज़्यादा वोट्स मिल चुका है, मतलब तुम्हारा भैया दम है, मेंबर ने अपने साइड से किसी बंदे को भेजा, रजनीकांत जी को भेजा, रजनीकांत को 25% का यस बोल दिया, क्या ये वो अपॉइंट हो सकता है? आंसर है नहीं। ठीक है, वैसे तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि इसको वोट कम है, मेजॉरिटी से कम है ना, तुमको मेजॉरिटी का वोट चाहिए होगा, लेकिन मेजॉरिटी से तुमको कम आ रहा है, लेकिन 25% तो आ रहा है ना, तो 25% अगर तुमको वोट मिल रहा है, इसका मतलब तुम मामूली इंसान नहीं हो, तो तुम्हारा जो फीस है ना वो तुमको वापस मिल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? यस अगर है तो रिफंड ऑफ डिपॉजिट, जो तुमने 1 लाख रुपए दिया था वो तुमको वापस मिल जाए, क्योंकि तुम भारी इंसान हो, 25% वोट लेकर बैठे हो तुमने कंपनी में। ठीक है ना, जो वोटिंग हुआ है वहाँ पे 25% वोट, तुम्हारा अपॉइंटमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा पैसा तुमको वापस कर दिया। अपॉइंटमेंट कैसे होता? अगर मेजोरिटी में 50% से ज़्यादा वोट तुमको मिलता तो तुम्हारा अपॉइंटमेंट होता, तो लेकिन हुआ नहीं है। ठीक, अच्छा, डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड। अगर 25% वोट नहीं मिला है तो डिपॉजिट फॉरफिट हो जाता है, मतलब जो तुमने डिपॉजिट किया है वो पैसा हम वापस नहीं करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ये पूरा समझ में आ चुका है? बहुत ब्यूटीफुल। ठीक, ठीक है, अब देखेंगे हम लोग लास्ट सेक्शन आज के क्लास का, सेक्शन 161, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल ऑल्टरनेट एंड नॉमिनी डायरेक्टर। बहुत अच्छे से समझना है, इनमें डिफरेंस समझना है कि एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, ये कैसे ये हमारा जो एडिशनल डायरेक्टर है ऑल्टरनेट डायरेक्टर से अलग है, कैसे नॉमिनी डायरेक्टर से अलग है, कैसे कैजुअल वैकेंसी से अलग है, क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, सिंपल चीज देखो, एडिशनल डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करते हैं, रीजन बता दो। मैं सबसे पहले रीजन तुम दिमाग में बिठा के रखो। हम लोग ये जो एडिशनल डायरेक्टर हम लोग अपॉइंट करते हैं ना, ठीक है, अपॉइंट करते हैं क्या एडिशनल डायरेक्टर, क्योंकि हमारा काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, हमारा काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग अपॉइंट कर देते हैं, क्या बताओ, एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर। अब एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है कि नहीं कंपनी, ये कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। ठीक, इतना सिंपल समझ में आ चुका है? हाँ जी। अब देखो, ऑल्टरनेट डायरेक्टर हम कब रखते हैं? ऑल्टरनेट डायरेक्टर हम तब रखते हैं जब, देखो ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, किसी एक, पकड़ ले तेरे को हेडफोन लेना है, तेरे को बोस का हेडफोन लेना है, ठीक है, 19,000 में आ रहा है हेडफोन, बजट है तेरे पास, नो बजट, नो मनी, तो ऑल्टरनेट तू किसको यूज करेगा? हाँ, बोट को। बोट को 600 रुपये में तेरे को हेडफोन मिल रहा है, ठीक है ना, ये ऑल्टरनेट है ना, ये ऑल्टरनेट है। इसका मतलब कि जो रियल है, जो मेन था, वो तू ले नहीं पाया। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर हम तब रखते हैं जब किसी एक डायरेक्टर के जगह पे तुम किसी दूसरे को बिठा रहे हो। ठीक है, अब ऑल्टरनेट मतलब बोस के जगह पे तुमने बोट ले लिया, तुमने बोस के जगह पे तुमने बोट ले लिया। अब जो तुमने बोस के जगह पे तुमने बोट ले लिया, इसका मतलब ऑल्टरनेट तुमने चूज किया। उसी प्रकार से जब कोई डायरेक्टर इंडिया से बाहर रहता है, 3 महीने हो चुका है, इंडिया में आया नहीं है, वो किसी काम की वजह से अटक चुका है, तो उसका काम इंडिया में हैम्पर हो रहा है, तो उसके जगह पे तुम अपॉइंट करते हो एक ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। याद रखो, कंडीशन क्या है, ओरिजिनल डायरेक्टर एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, या तो 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है या फिर 3 महीना हो चुका है। अगर वो एब्सेंट है इंडिया में से, तो तुमको ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, क्योंकि उसके जगह पे ये काम करेगा ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर आया, जो ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर था ना, उसी वही टेन्योर पीरियड में ये तुम्हारा ऑल्टरनेट डायरेक्टर काम करेगा। पकड़ ले, ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर था 5 साल काम करने के लिए, ओरिजिनल डायरेक्टर ने 2 साल काम किया इंडिया में, फिर 3 साल वो मतलब फिर उसके बाद 3 महीना हो चुका है, वो बाहर जा चुका है। तो ये जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर हम लोग अपॉइंट करेंगे ना, इसका टेन्योर भी 3 साल ही रहेगा, क्योंकि 3 साल काम हुआ नहीं है। ठीक है, तो 3 साल वो रहेगा, जितना टेन्योर बचा होगा, जितना टेन्योर बचा होगा, समझ में आ रहा है ना, उतना, जितना टेन्योर कंप्लीट हो चुका है उतना ही। पकड़ ले, कोई एक ओरिजिनल डायरेक्टर है जिसका 5 साल का अपॉइंटमेंट था, लेकिन 5 साल अपॉइंटमेंट था, 4 साल हो चुका है, और 4 साल करने के बाद वो अचानक 3 महीने के लिए गायब हो चुका है, फॉरेन में जा चुके हैं, इंडिया वापस नहीं आ रहा है, तो हम लोग ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। कितना दिन के लिए करेंगे? 1 साल के लिए करेंगे, क्योंकि ये 5 साल जो है उसका टेन्योर था ओरिजिनल डायरेक्टर का, जो जितना लेफ्ट ओवर टेन्योर है ना, वो फुलफिल करेगा हमारा ऑल्टरनेट डायरेक्टर। क्या समझ में आ चुका है? नॉमिनी डायरेक्टर क्या करता है? नॉमिनी डायरेक्टर क्या करता है बताओ? नॉमिनी डायरेक्टर क्या करता है? पकड़ ले, मैं हूँ बैंक, मैंने तेरे कंपनी को लोन दिया है 100 करोड़, तो तेरे भैया कंपनी में क्या डिसीजन
डिसीजन वगैरह हो रहा है वो मेरे को पता होना चाहिए कि नहीं भैया। 100 करोड़ का मैंने तुमको लोन दिया है, तो अपने साइड से बैंक अपने एक नॉमिनी को बिठाता है, बोर्ड में एक इंसान को बिठा देता है। इसको कहा जाता है नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, जिसको अपॉइंट किया गया है वाया द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर वाया सेबी, या फिर वाया बैंक। समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आ रहा है ना, रिप्रेजेंट करके वो बैठा है। ठीक, नॉमिनी डायरेक्टर देख, nominated by institutions like bank etc per law agreement or by central state government in government companies। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये नॉमिनेट करके हम लोग बिठाते हैं। ठीक है, तुमने बैंक से लोन लिया बेटा, लोन लिया, बैंक रख देगा एक डायरेक्टर तुम्हारे कंपनी में, सिंपल चीज। ठीक है, ये हो नॉमिनेट डायरेक्टर कंप्लीट। फिर आता है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है बिन बुलाए मर गया, कोई डायरेक्टर मर गया या फिर कोई डायरेक्टर गायब हो गया, उसको कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी। अचानक गायब हो गया, अचानक मर गया, अचानक डेथ हो गया, तो उसकी जगह पे हम लोग जिस डायरेक्टर को रखते हैं उसको कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। उस डायरेक्टर को क्या कहा जाता है? कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। याद रखना, इसका नाम ही होता है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। ये कब होता है? जब किसी का डेथ हो जाता है, रेजिग्नेशन हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड था, अभी अचानक से रिजाइन करके चला गया। ठीक है, तो तब हम लोग बिठाएंगे कैजुअली वेकेंट हो गया तो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। ये कब तक बैठेगा? जिस ओरिजिनल डायरेक्टर का जो टेन्योर था उसी टेन्योर पीरियड में बैठेगा। अगर 5 साल था, 2 साल कंप्लीट होकर चुका है ओरिजिनल डायरेक्टर में, 3 साल बाकी है तो 3 साल करेगा ये कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। क्या है समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या लिखा है। एडिशनल डायरेक्टर के बारे में क्या लिखा है देखो अच्छे से। सेक्शन 161 सबसेक्शन 1, याद रखना सबसेक्शन 1 2 3 4 एकदम लाइन में है। 1 2 3 4। ठीक, चलो। पावर सोर्स एओ में लिखा होना चाहिए, तभी जाके तुम एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, पावर सोर्स क्या है समझ में आ रहा है? पावर सोर्स 2 बार हो गया यहाँ पे, तो इसको काट देना, एक को काट दो, कोई टेंशन वाली बात है। रिस्ट्रिक्शन फेल्ड जनरल मीटिंग, कैंडिडेट्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड। तो तुमने जनरल मीटिंग में फेल हो चुका है तुम्हारा रीअपॉइंटमेंट, तो तुम अपॉइंट नहीं हो सकते, तुम्हारा अपॉइंटमेंट फेल हो चुका है। ठीक है, जनरल मीटिंग में तुमको रखना था, वोट नहीं मिला तो भैया नहीं रख सकते। ठीक है, फिर टेन्योर अप टू द नेक्स्ट एजीएम डेट और लास्ट एजीएम ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। तो 1 साल के लिए होता है। वैसे नेक्स्ट एजीएम आज तुमने अपॉइंट किया तो अपकमिंग जो एजीएम है वहाँ पे तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाता है। उसके बाद देखो ऑल्टरनेट डायरेक्टर, पावर ऑथराइज्ड बाय ओए, कंडीशन मैंने तुमको समझा दिया था। रिस्ट्रिक्शन है मैक्स 1 अल्टरनेट पर कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अल्टरनेट मस्ट बी क्वालिफाइड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 महीने से गायब है तो उसकी जगह पे तुम किसी दूसरे को रख रहे हो तो नॉर्मल डायरेक्टर को नहीं रख सकते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिप्लेस करेगा। समझ में आ रहा है? टेन्योर ओरिजिनल का जितना टेन्योर है उतना ही तुम कर पाओगे। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर का मैंने तुमको समझा दिया। सब्जेक्ट एओ में पावर होना चाहिए, मतलब एओ में लिखा होना चाहिए कि नॉमिनी डायरेक्टर आ सकता है, कंपनी में बैठ सकता है। ठीक, अगर सर एओ में लिखा नहीं है तो बैंक तेरे को लोन ही नहीं देगा। बैंक इतना रिस्क थोड़ी लेगा, तेरा एओ पड़ेगा, बैंक अच्छे से तेरा एओ पड़ेगा क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, समझ में? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस याद आ रहा है? तो एओए पड़ेगा बैंक अच्छे से। अगर पढ़ने के वहाँ पे लिखा है कि हाँ नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते तो बैंक तेरे को लोन ही नहीं देगा, बोलेगा भैया एओए चेंज कर गया, मेरे को बिठाना है मेरा नॉमिनी तेरे कंपनी में, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लोन दे रहा हूँ तेरे को, मेरे को देखना है भैया तेरा कंपनी सही से काम कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है वगैरह वगैरह, मेरे को इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक, नॉमिनी डायरेक्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है तुम्हारा फाइनली कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। ऑफिस वेकेट कर दिया बिफोर एक्सपायरी, मतलब मर गया या तो रेजिग्नेशन दे दिया, अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन। प्रोसेस है फिल्ड बाय द बोर्ड एट द बोर्ड मीटिंग। उसके बाद अप्रूवल सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। अब देखो समझो, इन तीनों चीज़ों में तुमको मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, मेंबर्स अप्रूव करके बिठाते हैं। लेकिन जब कैजुअली वेकेंट हो जाता है ना कोई इंसान, अचानक मर गया, तो उसकी जगह पे इमीडिएटली बिठाना होता है। तो बोर्ड के पावर दिया गया है कि बोर्ड जो है ना मेंबर से परमिशन ना लेके किसी इंसान को बिठा देगा। ठीक है, एज अ कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर बिठा दिया। अब बिठाने के बाद अप्रूवल, मतलब जैसे बिठा दिया ना, उसके बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट जनरल मीटिंग होगा वहाँ पे इसका जो है वोटिंग होगा। अब जब तक पकड़ ले 3 महीने बाद है जनरल मीटिंग, तो 3 महीने तक यही बन के बैठेगा। इतना बोर्ड के पास पावर है, कंपनी लॉ ने पावर दिया बोर्ड को कि किसी भी कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर को तुम बिठाओ, इमीडिएटली बिठाओ, क्योंकि अचानक खाली हो चुका है जगह। उसके बाद नेक्स्ट जो अपकमिंग मीटिंग होगा ना वहाँ पे तुम इसका वोटिंग करवा लो मेंबर से कि मेंबर इसको रखना चाहते हैं कि नहीं। अगर नहीं रखना चाहते इसको निकाल फेंको, किसी दूसरे को अपॉइंट करो, लेकिन अपॉइंट करो, कैजुअल वैकेंसी को फिल करो। ठीक, टेन्योर जितना ओरिजिनल डायरेक्टर का उतना ही।
इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाता है हमारा सेक्शन 161 तक कंप्लीट कर चुके हैं सर। नेक्स्ट क्लास जो है बहुत बवाल होने वाला है 162। इट्स अ बिग क्लास, इट्स अ ह्यूज क्लास, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि तुमको पूरा समझ में आ चुका है। एक एक छोटे छोटे जगह पर भी अगर तुमको डाउट है तो तुमको पूछना है, मुझे और किसी को नहीं, कहीं पे माथा नहीं मारना है, मेरे को पूछ लेना। आज की वीडियो में इतने रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि तुम सबको वीडियो पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। जय हिंद।